जय हिंद एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री का सेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो यदि आपको ये पूरा मतलब कि आपको भी सपना है कि हम 450 प्लस लाएं, 450 प्लस का आपका सपना है, तो इस सेशन को भूल कर भी मत छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको याद करवाने वाला हूँ, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन होगा, कंसेप्ट होगा, सब इसी लेक्चर में याद करवाऊंगा, ठीक है। और देखिए आपके लिए पूरा इतना बढ़िया से पीपीटी तैयार करके लाए हूँ। देखिए पहले मतलब इतना अच्छा से तैयार करके लाया हूँ, ठीक है। तो पूरे वीडियो में लेक्चर में बने रहिएगा। और उसके बाद देखो आज मैं आप लोग को टारगेट देता हूँ। आपको टारगेट क्या है, कहीं कि बताइए सर टारगेट क्या है। तो देखिए इस लेक्चर पर यदि 50 लाइक्स आ जाते हैं, इस लेक्चर पर 50 लाइक्स आ जाते हैं, तो मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। 50 लाइक्स का लेक्चर का, इस लेक्चर पर 50 लाइक्स का आपको टारगेट दिया हूँ, ठीक है। देखता हूँ कि आप लोग अपना टारगेट पूरा करते हो कि नहीं, ठीक ना। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 आएगा, ठीक है। इसमें चलिए ये 50 लाइक्स और एक आपको 1 के सब्सक्राइबर करने का दो गो आपको मतलब मैं HW देता हूँ। पहला 50 लाइक्स, दूसरा 1 के सब्सक्राइबर का, ठीक है। इस लेक्चर पर 50 लाइक्स आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद, कहाँ पे राष्ट्रवाद। अब देखिए आपके जब 10th में बच्चा लोग आते हैं तो उनको बेसिक मतलब क्या रहता है, उनको पता ही नहीं कि यूरोप क्या है। उनको क्या पता नहीं कि सर यूरोप क्या है, हमको नहीं पता है। ये राष्ट्रवाद क्या होता है ये भी नहीं पता है, ठीक है। पहला बात तो हम यूरोप बताएंगे आपको, फिर राष्ट्रवाद बताएंगे, फिर उसमें उदय कैसे कैसे हुआ वो सब बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अमेजिंग सेशन को। देखिए सबसे पहले आप देखिए आते हैं वर्ल्ड मैप पे, ठीक है। आप हम लोग कहाँ पे पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से देखिए, हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। कहाँ पे राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, यूरोप में, ठीक है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए यूरोप क्या है। तो यूरोप क्या है, यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है सर, यूरोप एक महादेश है, ठीक है। यूरोप क्या है, तो यूरोप एक महादेश है, महाद्वीप है, महाद्वीप है, क्या है, महाद्वीप, ठीक है। ऐसे कितने महाद्वीप है हमारे मतलब कॉन्टिनेंट में, तो कितने महाद्वीप है तो देखिए पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। यहाँ से ऐसे एशिया महाद्वीप है, क्या है, एशिया, ठीक है, सबसे बड़ा एशिया। उसके बाद आइएगा तो उसके बाद है क्या, अफ्रीका। ए कौन सा है, अफ्रीका है, ठीक है। ध्यान से देखिए आपको दिखेगा ए अफ्रीका है, ए ऐसे दिख रहा है ना, ये वाला ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। फिर आइएगा तो दूसरा हो गया, तीसरा नंबर पे आता है ए, इसका क्या नाम है सर, इसका नाम है, और ए भी इसी में आ जाता है, इसका नाम है दक्षिणी, क्या नाम है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, सॉरी ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका है और नीचे क्या है, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक ना। याद रखिएगा आपको मतलब इसी से बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। ये रहा, ये कौन सा है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और देखो एगो हो गया, एगो दूसरा मतलब दूगो अफ्रीका, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवा ये कौन सा है, यूरोप है, कौन सा, यूरोप, पांचवा यूरोप। छठा कौन है, ऑस्ट्रेलिया, छठा। और सातवां यहाँ पे मिलेगा आपको नीचे में, ये है अंटार्कटिका। कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, याद रखिएगा, ठीक है। कितने महाद्वीप है, 7। पहला पे आता है, पहला पे क्या आता है, तो पहला आता है सर एशिया, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये बेसिक सा कौन मतलब क्लियर होना चाहिए तभी ना आगे बढ़िएगा। दूसरा है अफ्रीका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा है और नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, उत्तरी अमेरिका। चौथा साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। पांचवा कौन सा, यूरोप, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। छठा क्या है, छठा ऑस्ट्रेलिया, छठा है ऑस्ट्रेलिया। और सातवां कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, याद रखिएगा, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट का यहाँ तो हम लोग को पढ़ना नहीं था ये वाला। हाँ ये बात हमको भी पता है कि ये वाला हमको पढ़ना नहीं था, लेकिन हम लोग को जब तक यूरोप क्लियर नहीं होगा, जब तक हम लोग को पता नहीं होगा, ठीक है। कौन सा कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ेंगे, यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे राष्ट्रवाद, ठीक है। अब राष्ट्रवाद क्या है आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
ध्यान से सुनिएगा। आगे आता है राष्ट्रवाद, ठीक ना। पहला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रवाद क्या है, बताइए कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम। राष्ट्रवाद का मतलब होता है क्या, देश प्रेम। क्या होता है, देश प्रेम, अपने देश से प्रेम। आप अपने देश से प्रेम करते हो, उसी को क्या बोलोगे, राष्ट्रवाद बोलोगे। क्या बोलोगे, जो मतलब आदमी अपने देश से प्रेम करता है उसको राष्ट्रवाद बोलेंगे, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है, तो अपने देश से प्रेम करने को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे लिखा है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। क्या है राष्ट्रवाद, एक भावना है, मतलब ऐसी भावना है जो किसी विशेष जैसे भारत में हम रहते हैं, किसी विशेष भौगोलिक मतलब जैसे भारत हो गया, जैसे भौगोलिक मतलब जानते हो क्या होता है, स्थिति कहाँ पे आप रहते हो, भौगोलिक सामाजिक और भौगोलिक सामाजिक। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सामाजिक राजनीति में रहने वाले लोगों में, इसको लिखते भी चलिएगा, ठीक है, राजनीति में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनता है। में एकता का, बहुत टाइपिंग मिस्टेक है यार, एकता का वाहक बनता है, परिवेश में एकता का वाहक बनता है, ठीक है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीति जागृति का क्या है, प्रतिफल है। यह आधुनिक विश्व की राजनीति जागृति का प्रतिफल। अब आराम से सुनिएगा, ठीक है। पहले क्या था, पहले मतलब बहुत समय पहले, देखिए शुरू जब हुआ, मतलब 5वीं शताब्दी था ना, 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक लोग मतलब उसको अंधकार युग बोला जाता है। क्यों अंधकार युग बोला जाता है, क्योंकि पहले माना जाता था कुछ भी होता था ना तो लोग बोलते थे कि भगवान कर रहे हैं, मतलब कि कुछ भी हुआ, मतलब ये कलम का खोज हुआ तो क्या बोलेंगे, मतलब ये कलम का खोज हम किए हैं, बट बोलेंगे नहीं कि हम किए हैं, कहेंगे कि हम किए हैं। तो क्या कर देंगे, तो जो पहले मतलब पादरी और पोप होते थे, ईसाई धर्म सबसे मतलब यहाँ पे प्रमुख होता था, ठीक है। यहाँ पे कौन सा धर्म था, ईसाई धर्म था, ठीक है। ईसाई धर्म प्रमुख होता था, और मतलब पोप जो थे ना, पोप जो थे, देखिए दो गो नाम आएगा, एक आएगा पादरी और एक आएगा पोप, याद रखिएगा, पादरी और पोप। पोप जो था, पोप जो हेड होता है, चर्च का हेड होता है, उसको पोप कहा जाता है। पोप मतलब अपने आप को भगवान के करीब समझता था। पोप कोई भी काम बोल देता था ना, कोई भी काम बोलता था, उसको लोग मान लेते थे कि पोप बोले हैं तो वो बात काची होगा, वो सही होगा, ठीक है। मतलब वो पोप एको ठोप गलती नहीं करते हैं, अरे यार, पोप हमेशा क्या बोलते हैं, एकदम से सही बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो मतलब पोप जो बोलते थे वही बोलते, आंख मूंद कर लोग भरोसा कर लेते थे, ठीक ना। जैसे कि पोप बोले कि वहां मत जाना, वहां पे भूत रहता है, तो वहां पे कोई नहीं जाता था। क्यों देखने भी नहीं जाता था, क्यों, क्योंकि पोप बोले हैं, पोप हमेशा सत्य बोलते हैं, ये बात मतलब लोगों में प्रचलित था, ठीक है। यहाँ पे कौन सा साम्राज्य था, तो यहाँ पे याद रखे कुस्तुनतुनिया का साम्राज्य था। यहाँ कौन सा साम्राज्य था, कुस्तुनतुनिया का साम्राज्य था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे कौन सा धर्म पनपा, यहाँ पे मुस्लिम धर्म पनपा। कौन सा धर्म पनपा, मुस्लिम धर्म। पूरा एकदम से ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब कहानी होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा धर्म था, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के लोग बोलते थे कि पोप भगवान के करीब है, सबसे बड़ा कौन है, पोप। मुस्लिम धर्म के लोग बोलते थे कि नहीं, सबसे बड़ा अल्लाह है। कौन है, अल्लाह। तो इन दोनों में मतलब विरोधाभास होने लगा, ठीक है। तो यहाँ के जो शासक थे, हमला कर दिए किस पर, हमला कर दिए कुस्तुनतुनिया साम्राज्य पर। कब हमला किए, 1453 में, 1453 में कुस्तुनतुनिया साम्राज्य पर हमला कर दिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो कुस्तुनतुनिया साम्राज्य था, ये हार गया, हार गया कुस्तुनतुनिया साम्राज्य, ठीक है। कुस्तुनतुनिया साम्राज्य जब हारा, मतलब यहाँ के लोग, तो विद्वान लोग सोचे कि 5वीं शताब्दी में, मतलब प्राचीन काल में, वहां पे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, जैसे थेल्स पर में आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, ये सब कहाँ के थे, तो वहीं के थे। कहाँ के, मतलब ये सब कहाँ के थे, यूरोप के थे, ठीक है। तो कहे कि ये भाई देखो, हम लोग बहुत पहले प्राचीन काल में तो बहुत विद्वान लोग थे, भगवान पर भरोसा नहीं करते थे। और देखिए, अब हम लोग किसी भी काम को भगवान पर छोड़ देते हैं कि छोड़ दो, भगवान कर देंगे, भगवान तो नहीं करने वाले हैं। तो उस लोग अपना पलटा और फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से कुछ हमला किया, ये मुस्लिम धर्म के लोग हमला किए, तो ये सब भाग के कहाँ पे छुप जाता है, तो देखिए यहाँ पे एगो छोटा सा देश आपको दिखेगा, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, आई होप हमको पता है, इटली। यहाँ पे कौन क्या है, इटली है, ठीक है। तो सब इटली में भागा, इटली में सब भाग के शरण ले लिया, लुका गया, ठीक है।
मतलब विद्वान विद्वान लोग थे, सब कहाँ पे भागा, इटली में भाग के शरण ले लिया। ठीक है, अब क्या किया, वहां से स्टार्ट किया पढ़ाई, मतलब फिर से काम करना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया अपना। ठीक है, तो मेहनत करना स्टार्ट किया सभी लोग। ठीक है, तब फिर होता है, मतलब पहले देखिए, पहले यहाँ पे ये सब गर्म, मतलब ठंडा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, गर्म प्रदेश है। यहाँ पर मुर्गा, मीट मछली का सबसे ज्यादा खपत होता है। ठीक है, अब मीट मछली में क्या चाहिए, मसाला चाहिए। क्या चाहिए, मसाला। अब मसाला की उपज इधर नहीं होता है, मसाला की उपज हमारे ये भारत, आपको भारत दिख रहा है ना, हाँ सर भारत तो दिख रहा है हमको। ठीक है, यहाँ पे मसाला की उपज सबसे ज्यादा हमारे भारत में होता है। ठीक है, भारत में एगो राज्य केरल, कौन सा राज्य, केरल, यहाँ पे, यहीं पे सबसे ज्यादा मसाला की उपज होता है। तभी यहाँ से होड़ लगा कि चलो अब यहाँ पे, मतलब यहाँ तो रास्ता तो एकनी बंद कर दिया, एकनी जीत लिया, तो ऐसे हो के एकनी भारत जाता था मसाला ला। अब तो मसाला के लिए भारत नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि रास्ता में कौन है, रास्ता में मुस्लिम लोग है, मतलब घेर के वहीं पे टपका देता था इसको। ठीक है, इसको, मतलब यहाँ से कोई मसाला के लिए चला व्यापारी जहाज लेके ऐसे, अब फिर थल पे आया, तो जैसे ही मतलब देखा ना मिला, तो इसको मतलब निपटा दिया। ठीक है, लूट लिया जहाज उहाज। तो इसीलिए इधर से नहीं आता था। तब फिर होड़ लगा यूरोप के लोगों में, यूरोप के लोग सोचने लगे कि अब भारत जाने का रास्ता खोजा जाए, तो वहीं से भारत का खोज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि वास्को डिगामा भारत के खोज किया, नहीं यार, भारत बहुत पहले से ही था, वास्को डिगामा भारत की खोज नहीं किया है। ठीक है, उस समुद्री रास्ता का खोज किया है। क्या किया है, समुद्री रास्ता खोज। तो फिर यहाँ से ऐसे होके ऐसे घूम के जाने लगा, और यहाँ आने के लिए ऐसे ऐसे घूम के जाने पड़ा इसको। ठीक है, घूम को जाना पड़ा, और भारत आया मसाला के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में थोड़ा मोड़ा दिमाग में घुसा, क्यों हमला हुआ था, क्यों यूरोप में। तो यूरोप के लोग सोचा ना कि अब हम लोग, अब यहाँ पे शासन था, क्या था, राजा का शासन था। यहाँ पे क्या था, यूरोप में राजा का शासन था। तो यूरोप के लोग बोले कि नहीं, राजा का शासन था, तो राजा के शासन में बेसिकली क्या होता था, यहाँ इसको हटा दें। ठीक है, राजा के शासन में, राजा के शासन में होता था कि राजा जो बनता था ना, राजा राजा बनता था तो अपने साथ, मतलब पूंजीपति वर्ग को रखता था। किसको रखता था, पूंजीपति वर्ग को रखता था, पूंजीपति वर्ग को रखता था अपने साथ। ठीक है, अपने साथ किसको रखता था, पूंजीपति वर्ग को। अपने साथ गरीब लोग को रखबे नहीं करता था। अब पूंजीपति वर्ग कितना होता है, आप अपने देश में ही देखिए, अमीर आदमी कितने हैं, ज्यादा नहीं है, कितना 2-3% होंगे सर, 2 से 3 चाहे 5% होंगे, मतलब 100 गो में से 5 गो अमीर होंगे, और क्या, यही ना। तो ये राजा अपने साथ पूंजीपति वर्ग का, पूंजीपति वर्ग की संख्या कम है। इसको क्या मतलब है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, इसको कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ यूरोप के लोग सोचे, यूरोप के लोग क्या चीज सोचे, यूरोप के लोग सोचे ना कि हमारे देश में राजा का शासन नहीं होना चाहिए, किसका शासन हो, जनता का शासन हो। किसका शासन हो, जनता का। यहीं से पनपता है राष्ट्रवाद, यहीं से पनपता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जनता में, लोगों में पनपा, लोगों को लगा कि नहीं, अब हम लोगों को एक होना है। ठीक है, लोगों को लगने लगा धीरे धीरे कि हम लोगों को एक होके और राजा के खिलाफ बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, एक होकर राजा को हटाना है। राजा अच्छा से शासन नहीं कर रहा है, देश का विकास नहीं कर रहा है, जिसके कारण राजा को अब हटाना है हम लोगों को। ठीक है, इसीलिए सब लोगों ने मिलकर, सब जनता ने मिलकर राजा को हटाने के लिए विद्रोह किए। आप पढ़िएगा 1830 के क्रांति, 1830 के क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, 1830 के फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, पढ़िएगा 1848 के फ्रांसीसी क्रांति। इस सब में राजा को हटाया गया है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको अब समझाते चलेंगे। ठीक है, पहला बात, आपको राष्ट्रवाद समझ में आया। चलिए यहां से मैं लिख देता हूं, एक बार लिखिए, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसी, आप भी लिखना स्टार्ट कीजिए, एक ऐसी भावना है, एक ऐसी भावना है जो किसी, जो किसी, जो किसी विशेष भौगोलिक, जो किसी विशेष भौगोलिक, भौगोलिक सामाजिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में, परिवेश में रहने वाले लोगों में
रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनता है, लोगों में एकता का वाहक बनता है, एकता का वाहक बनता है, एकता का वाहक बनता है। यह आगे लिखे, यह आधुनिक विश्व की, यह आधुनिक विश्व की राजनीति जागृति का प्रतिफल है, राजनीति जागृति का प्रतिफल है, जागृति का प्रतिफल, राजनीति, आधुनिक राजनीति का प्रतिफल। ध्यान से देखिएगा, देखिए यदि आप लोग अच्छा से पढ़िएगा तो मैं पूरा सिलेबस करवा दूंगा, ठीक ना। आपको क्या करना है तो सभी दोस्त के साथ शेयर करना है और लाइक जरूर कर देना है यदि अच्छा लगता है तो, ठीक है। अब देखिए ए वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यह किसका प्रतीक है सर? तो आधुनिक विश्व की। आधुनिक विश्व कहने का मतलब 15वीं शताब्दी के बाद जो स्टार्ट होता है 1500 ईस्वी से, देखिए 1500 ईस्वी के बाद जो काल है ना, इसको आधुनिक विश्व कहा जाता है। तो इसके बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्योंकि 1453 ईस्वी में तो कुस्तुनतुनिया का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, मतलब ओखनी हार गया। कौन हार गया था? मतलब वो ईसाई धर्म वाले, चर्च वाले हार गए थे ना, अब मुस्लिम धर्म जीत गया था। तो ये आधुनिक विश्व की राजनीति जगत का प्रतिफल है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए सबसे आगे आते हैं, नेक्स्ट आगे मेजनी कौन था? ध्यान से देखिए, मेजनी कौन था? मेजनी एक बड़ा जबरदस्त आदमी था, ठीक है। आप बने रहिए शुरू से लास्ट तक, आपको बहुत मस्त मस्त एकदम कहानी सुनाएंगे, ठीक ना। मेजनी एकदम से अच्छा आदमी था। कैसा आदमी था? तो एकदम से एक साहित्यकार था। साहित्यकार का मतलब कि जो चित्रकार सब बनाता है वो था। मेजनी का तो साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। कैसे विचार का समर्थक था? गणतांत्रिक विचार। गणतांत्रिक कहने का मतलब कि लोगों का शासन चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई राजा शासन करे, वो चाहता था कि जनता जिसको चुन के बनाए ना वही शासन बने, ठीक है। क्या चाहता था मेजनी? कि जो लोग हैं वो चुने जिस शासक को, वो शासक बने। क्या होता था यूरोप में? यूरोप में होता था कि जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा। बट यहाँ पे मेजनी क्या चाहता था? मेजनी चाहता था कि लोग, गणतांत्रिक विचार था इसका, ये चाहता था कि राजा का बेटा राजा नहीं बने, जनता जिसको चुने वो राजा बनेगा, ठीक है। और एक सेनापति था, एक योग्य सेनापति था, बढ़िया एकदम सेनापति था, ठीक है। मतलब ये भी सेनापति था, ठीक ना। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक, उसमें आदर्शवादी गुण अधिक है और व्यवहारी गुण कम था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक था, व्यवहारिक गुण कम था, ठीक है। आदर्शवादी मतलब कि किसी को अच्छा से बोलता था, व्यवहार थोड़ा कम था, ठीक है। आगे देखिए, उसने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। क्या? 1831 में यंग इटली। यंग इटली का मतलब समझते हैं? यंग इटली का स्थापना करता है कब? यंग इटली का स्थापना करता है 1831 में। और 1834 में करता है यंग यूरोप का स्थापना। यंग यूरोप का स्थापना करता है 1834 में, ठीक है। 1834 में यंग, यंग मतलब समझते? यंग मतलब जवान, जवान लोगों को जोड़ता है अपने ग्रुप में, ठीक है। क्या करता है? जवान लोग, क्योंकि देश को जरूरत है। किसका जरूरत है? तो जवान, मतलब जो यंग लोग हैं वही तो देश को बदलेंगे, ठीक है। बच्चा लोग है वो तो समझ में नहीं करेगा, बूढ़ा लोग हैं उनका तो मतलब उम्र ही क्या बचा है। तो देश को कौन बदलेगा? यंग लोग। तो यंग इटली कहाँ का था? इटली का था। कहाँ का था? इटली का। इटली कहाँ पे है? तो आपको दिखाए थे, कहाँ पे है इटली दिखाए थे ना, मैप में दिखाए थे आपको। देखिए ए रहा इटली, देखिए यहाँ पे इटली है। इटली कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इटली है, ठीक है। इसके बगल में यहाँ पे जर्मनी आपको दिखेगा, यहाँ पे फ्रांस आपको दिखेगा, ठीक है। बगल में दिखेगा सब, आपको धीरे धीरे आएगा ना तो क्वेश्चन में आपको समझाते चलेंगे। चलिए, क्या स्थापना किया 1834 में? यंग इटली का स्थापना किया। और 1834 में यंग यूरोप, मतलब पूरे यूरोप के लोगों को समेटने का प्रयास किया। और क्या किया कि नागरिक आंदोलन और यूरोप की स्थापना की उसने 1830 में। क्या किया कि नागरिक आंदोलन जो उत्पन्न हुआ, नागरिक आंदोलन लोगों के आंदोलन द्वारा किसको? उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और मध्य इटली, उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। लेकिन वो काची हुआ प्रयास किया, लेकिन वो फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया था उस हुआ, ठीक है। आपको ये वाला याद हुआ? बताइए क्या था? मेजनी क्या था? तो मेजनी पहला बात की एक सेनापति था, योग्य सेनापति था।
एक साहित्यकार था और उसने क्या किया था, तो उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। अगला याद कीजिए, 1831 में यंग इटली का स्थापना किया, 1834 में यंग यूरोप का स्थापना। और उसके द्वारा उस सोचा कि हम इटली के एकीकरण का मतलब कि एके में मिला दे, ठीक है, एके में मिला दे। लेकिन वो काची हो गया, वो फेल हो गया अपने काम में, लेकिन हार नहीं मानता है, ठीक है। आगे जब इटली के एकीकरण पढ़ाएंगे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था, उसमें देखिएगा कि इटली के एकीकरण में 3 गो आदमी मुख्यतः रहता है। कौन कौन? पहला मेजनी रहता है, पहला कौन? मेजनी, पहला मेजनी। दूसरा कौन रहता है? दूसरा रहता है पहला मेजनी, दूसरा गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी और तीसरा काउंट काबूर। तीसरा कौन होता है? काउंट काबूर, ठीक है। ये 3 को मिलके इटली का एकीकरण करता है, 3 को मिलके इटली का एकीकरण करता है, ठीक है। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है इटली के एकीकरण में, ठीक ना। याद रखिएगा मेजनी कौन था, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे आइए, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधा थी? क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी? बाधा मतलब समझते हैं, समस्या क्या होगा बताइए। तो पहला समस्या था कि जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ा था कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक है, ऑस्ट्रिया अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ठीक है। पहला बात था कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया था, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। देखिए जर्मनी ऐसा था, जर्मनी ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। इधर से कौन कब्जा कर ले है? इधर से फ्रांस नहीं, इसको थोड़ा हटा देते हैं, हाँ, इधर से फ्रांस कब्जा ले है। इधर कौन है? इधर फ्रांस कब्जाया है, ठीक है। इधर से इतना इसका पार्ट फ्रांस कब्जा ले रहता है और इधर इतना पार्ट कौन? ऑस्ट्रिया कब्जा ले रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि इसके एकीकरण के कौन प्रमुख है, मतलब इसके कौन प्रमुख है? तो इसको हराना पड़ेगा, किसको? फ्रांस को हराना पड़ेगा और ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा, ठीक है। किसको हराना पड़ेगा सर? तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया को। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जर्मनी, और एक बात है कि जर्मनी छोटे छोटे राज्य में बांटल था, जौन जहां था वहीं राजा बन गया था, ठीक है। छोटे छोटे राज्य में बांटा था। कितने राज्यों में? 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा था। कितने राज्यों में बांटा? 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा था, ठीक है। तो देखो बाबू, मतलब एते देश था, एते देश मिलके उतना बड़का देश के हरा देगा? नहीं ना हरा पाएगा। इतना बड़का देश के हरा देगा? नहीं। तो पहला काम था कि इस सब जो छोटा छोटा देश है, इस सब को एक में मिला दे। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा जर्मनी के एकीकरण के लिए कि सब देश को छोटकन को एक में मिला दे। अब एक में मिला के दूसरा काम करना पड़ेगा कि हमला कर दीजिए इस पर, इसको हराइए, इसको हरा दीजिएगा, तब फिर इस पर हमला कीजिए तो इसको हरा दीजिएगा, ठीक है। मतलब पारापारी दोनों पर हमला करना पड़ेगा। देखिए प्रमुख बाधा क्या था? देखिए अभी हम समराइज किए ना, क्या था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया था। प्रमुख बाधा कौन था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया। और साथ ही साथ जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा था, जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता थी। मतलब सब कोई बांटा हुआ था। कोई मतलब यहाँ पर इतना छोटका देश है, मान लीजिए छोटका देश है, इनमें रहता है मुस्लिम लोग, यहाँ रहता है ईसाई लोग, यहाँ रहता है हिंदू लोग। तो अलग अलग धर्म के है ना, तो अलग अलग धर्म के तो एक में तो नहीं होगा ना। तो सबसे पहला काम है कि सबको एक में किया जाए। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि सबको एक में किया जाए। और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा कि आपको इनमें क्या थी, दूसरा काम करना, फ्रांस और ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के बाधा समझ में है। देखिए जर्मनी के एकीकरण कौन करता है? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए एक आदमी आते हैं, उनका नाम है, याद रखिएगा, इस सब दीर्घ उत्तरीय में आपको मैं पढ़ाऊंगा। देखिए दीर्घ उत्तरीय में मैं पढ़ाऊंगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए एक आदमी आते हैं, बिस्मार्क। कौन आते हैं? बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए आते हैं। ये क्या करते हैं? तो कूटनीतिज्ञ आदमी है, बहुत दिमाग वाले आदमी थे, ठीक है। सबसे पहला तो ऐसा था हमारा, मतलब हे भाई क्या बना है, ये था हमारा क्या, ये था जर्मनी, ठीक है। इधर फ्रांस कब्जा लेता, इधर कौन कब्जा लेता सर? इधर ऑस्ट्रिया। सबसे पहले बिस्मार्क क्या किए कि सब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड था ना देशवा, तो सब देश को एक में कर दिए। सब देश को क्या किए? एक में कर दिए। सब देश को बोले कि एक में हो जाओ। नहीं तो जो देश नहीं मान रहा था, जैसे हमारे देश में
सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। क्या किए थे? तो हमारा देश भी इंडिया था, इंडिया था पहले कितने पार्ट में डिवाइड था? तो इंडिया था पहले 75 पार्ट में, 75 76 पार्ट में, 76 रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा नहीं बना रहा, बन रहा है यार। इंडिया मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। इंडिया 76 पार्ट में बटा हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए, जो मान रहा था उसको क्या किए, मिला दिए। बोले कि एके में मिल जाओ, आपको मैं कुछ रियासतें दे दूंगा मतलब शासन के लिए। लेकिन जो नहीं मिल रहा था, एक था हैदराबाद का कलाम था, वो क्या कलाम नहीं, निजाम था। क्या था? निजाम। वो नहीं मान रहा था, तो उस पर मतलब ऑपरेशन पोलो से चलाए थे, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत उसको मतलब पराजित करके एके मिला थे। वैसा ही बिस्मार्क थे, जैसे हमारे वल्लभ भाई थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत वो आदरणीय व्यक्ति हैं हमारे देश के लिए। मतलब देश सर्व सदा उनका क्या रहेगा, ऋणी रहेगा, क्योंकि वही तो देश को एकत्रित किए थे, सभी देश को एके में किए थे। नहीं तो आज हमारा इतना बड़ा देश है, एके में नहीं होता, बहुत सारे देश होते, इसमें बांटा हुआ होता। हम लोग यहाँ से मतलब भारत बिहार से यूपी जाने के लिए वीजा लेकर जाते, दूसरे देश हो जाता है इतना देश। सब किसका मतलब काम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ऐसा ही काम था कौन? बिस्मार्क ऐसा ही काम किया था, सबको एके में मिला दिया। सबसे पहला बात, अब मिला के क्या किया? सबसे पहले संधि किया इसको से संधि किया फ्रांसवा से। फ्रांसवा से क्या संधि किए? फ्रांस देश से क्या संधि किए? फ्रांस से संधि किए ना कि जब हम ऑस्ट्रेलिया पर हमला करेंगे तो तुम हमला नहीं करना मुझ पर, तुम मेरे तरफ से युद्ध करना। क्या करना? तुम मेरे तरफ से युद्ध करना, और युद्ध करके इसको हरा देगा ना, इसको हरा देगा तो इतना पार्ट पर हम ले लेंगे और इतना तोरा दे देंगे, इतना केकरा दे देंगे, तोरा। तो इहो पर कि चलो भाई ठीक ही है, इतना पार्ट तो मिलेगा ना कम से कम। इसके तरफ मान गया। अब बिस्मार्क इसके साथ मिलकर फ्रांस के साथ है, इस पर हमला कर दिए ऑस्ट्रिया पर। ऑस्ट्रिया पराजित हो गया, ऑस्ट्रिया की इतना पार्ट दे दिए, किसको दे दिए? इतना पार्ट दे दिए फ्रांस को, इतना पार्ट फ्रांस को दे दिए। ठीक है, इतना पार्ट फ्रांस को दे दिए। अब फ्रांस भी खुश और बिस्मार्क भी खुश है। बिस्मार्क तो अंदर अंदर चाल चल रहे थे, अब वो प्लान बना रहे थे अंदर अंदर कि अब क्या करना है, ये तो हरा दिए इसको, अब हमको करना है, अब हराना है किसको? फ्रांस को हराना है। किसको हराना है? फ्रांस को हराना है। इसके लिए क्या किए बिस्मार्क? अंदर अंदर तैयारी कर लिए, अपना तैयारी करके इस छोटकावा पटवा पर पहले हमला कर दिया और जीत लिए। तो जब तक यहाँ पता चला, यहाँ से कोई मतलब भेजेगा तब है ना पता चलेगा कि हमारा पार्ट को कब्जा लिया है जर्मनी। तो यहाँ आया तब फिर तब लगी ये तैयारी करके इस पर भी हमला कर दिया और इसको भी जीत लिए, और इसका भी मतलब यहाँ इसको भी हरा दिए। और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण संभव होता है। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण आपको समझ में आ गया होगा, आगे दीर्घ उत्तरीय में आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, आगे ये मेटरनिक युग क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटरनिक युग, ठीक है, क्या है मेटरनिक युग? देखिए मेटरनिक युग क्या है। देखिए मेटरनिक एक कौन था? राजा था। मेटरनिक क्या था सर? राजा था। मेटरनिक कौन था? राजा। ऐसा राजा था मतलब इस शासन किया 1815 से 1848 तक यूरोप में शासन किया। कहा? यूरोप में। और ऐसा शासन किया कि पूरे यूरोप में अपना प्रभाव जमाए रखा, पूरा यूरोप के लोगों पर अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, तो मेटरनिक कौन था? सन 1815 से 48 तक के यूरोप के इतिहास को मेटरनिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटरनिक। जैसे गांधी युग नहीं अपने देश में है, गांधी युग, चौथा चैप्टर को भारत में राष्ट्रवाद पढ़ोगे ना, तो उसमें हम आपको गांधी युग पढ़ाएंगे कि 1815 से 1800 नहीं सॉरी 1915 से 1947 तक के युग को काची कहा जाता है? गांधी युग कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पे 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक मेटरनिक एरा कहा जाता है। इस युग में ऑस्ट्रिया के चांसलर मतलब क्या होता है? राजा। चांसलर मतलब राजा। ऑस्ट्रिया के चांसलर कॉमनवेल्थ मेटरनिक, याद रखिएगा मेटरनिक, सिर्फ याद रखिएगा नाम क्या है इसका नाम? मेटरनिक। मेटरनिक काची करता है कि संपूर्ण यूरोप पर अपना प्रभाव जमाए रखता है। यूरोप मतलब समझिएगा एक देश नहीं, यूरोप मतलब बहुत सारे उसमें देश है, यूरोप महादेश है। इस पर काची किया? पूरा पर अपना प्रभाव जमाए रखा। वह बहुत शक्तिशाली शासक था। वो बहुत शक्तिशाली क्या था? शासक था। ठीक है, क्लियर है? मेटरनिक कौन था? तो कहीं याद हो गया सर, मेटरनिक एक शासक था, बहुत शक्तिशाली शासक था। वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। और वो 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है,
1815 से 18 तक मेटरनिक क्यों कहा जाता है? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वह बहुत शक्तिशाली शासक था जिसने ऑस्ट्रिया यूरोप पर अपना प्रभाव जमाए रखा। कितने सालों तक? 1815 से 1848 तक। ठीक है, आई होप क्लियर हो। चलिए आगे आइए, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला। चलिए ध्यान से देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, सन 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था? बोले थे आपको फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था। ठीक ना, इतना बड़ा आपको उत्तर दिख रहा होगा, मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, देखो सन 1848 में क्या होता है, आज यहाँ पे देखो सन 1848 में शासक कौन रहता है? तो लुई फिलिप रहता है। शासक कौन रहता है? लुई फिलिप रहता है। ठीक है, शासक कौन है? लुई फिलिप। लुई फिलिप शासक है। ठीक है, शासक है लुई फिलिप। सन 1848 में लुई फिलिप। लुई फिलिप क्या करता है कि अपने साथ किसको रखता है? तो ये राजा है, यहाँ का राजा है, कहाँ का? फ्रांस का राजा। फ्रांस का राजा है लुई फिलिप। ये अपने साथ किसको रखता है? तो अपने साथ रखता है पूंजीपति वर्ग को। किसके रखता है? पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद करता है। और साथ साथ एक व्यक्ति था, गीजो था। कौन था? गीजो। गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। किसको? गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। ठीक है, गीजो को क्या नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। अब देखो बाबू, प्रधानमंत्री कौन रहेगा? जो काम करेगा वही ना, अपने देश के लिए काम करेगा वही रहेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो गीजो प्रधानमंत्री तो बन गया है, बट अपना देश के लिए कुछ काम ही नहीं करता है। देश के लिए अपना कुछ काम नहीं। चलिए गीजो और लुई फिलिप से आपको मिलवाते हैं, हम ले आए हैं उन लोगों को पकड़ के। देखिए ए रहा गीजो। ये कौन है? एक गीजो है, ये गीजो है। ठीक है, गीजो। ये कौन है? ये लुई फिलिप है। ये कौन है? ये शासक है लुई फिलिप। लुई फिलिप, लुई फिलिप। देखो क्या होता है, गीजो को प्रधानमंत्री 1840 में बना देता है लुई फिलिप। लुई फिलिप प्रधानमंत्री बना। गीजो को पता नहीं है कि हमारे देश में चल क्या रहा है। मतलब हमारे देश में भूखमरी है, बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पर कुछ बातें नहीं करता है प्रधानमंत्री होकर। ठीक है, तो लोगों में असंतोष बढ़ने लगा, इसकी चर्चा होने लगी। कहा अरे यार कैसा प्रधानमंत्री है, ये तो हम लोगों के पर ध्यान नहीं दे रहा है, हम लोग तो भूखे मर रहे हैं, इसको हम लोग को देख ही नहीं रहा है। तो गीजो की आलोचना होने लगा जगह जगह पर। लुई फिलिप इसी का एक और काम करता है। गीजो क्या करता है कि जो लुई 16वां था, लुई 16वां, पहले लुई 16वां था, कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था लुई 16वां? फ्रांस का सबसे पहले शासक था लुई 16वां। ठीक है, एक नहीं से पहले शासक था लुई 16। लुई 16वां एक नियम लगाया था, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता। इस नियम को हटा देता है और इसके स्थान पर ला देता है स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। कौन सा नीति लाता? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति, वर्गीय नीति, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। कौन सा लाता है? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। ठीक है, समान नागरिक क्या था? समान नागरिक संहिता था कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा। पहले से नियम था कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा, लेकिन गीजो क्या कि इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, अलग स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। मतलब कि विशेष अधिकार दिया। किसको? स्वर्णिम लोगों को। स्वर्णिम मतलब ऊंचे लोगों को, बड़े लोगों को, अमीर लोगों को बहुत ज्यादा अधिकार दिया, और गरीब लोगों को, पहले गरीब लोग कहाँ गया भाई? गरीब लोग को कोई पूछ ही नहीं रहा है। गरीब लोग संख्या में क्या होगा? ज्यादा होगा। मजदूर लोग संख्या में ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो सभी लोग मिलके इसके खिलाफ आंदोलन करने लगे। इसके खिलाफ क्या हुआ? आंदोलन हुआ। ठीक है, इसके खिलाफ आंदोलन हो गया। देख रहे हो इसको कैसे ताक रहा है? इसके खिलाफ आंदोलन होना शुरू हो गया, जगह जगह अवरोध लगाने जाने लगा। ठीक है, जिसके कारण लुई फिलिप को राजगद्दी छोड़कर भागना पड़ा, और 22 फरवरी को अवरोध किया गया, पूरा मतलब क्रांति किया गया। पूरा 22 फरवरी 1848 को पूरा क्रांति हुआ, और इसमें राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड भागा। कहाँ भागा? इंग्लैंड। कहा कि इधर भागता, और नहीं भागता तो क्या करता? यहाँ की जनता इसको बैंड बजा देता, इसको लटका देता। जैसे लुई 16वां और लुई 16वां के रानी को फांसी पर लटका दिया गया था, वैसे ही नहीं भागता था, इसको भी लटका देता। क्यों लटका देता? क्योंकि लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहा था, लोग भूखे मर रहे थे और लोगों के बारे में नहीं सोच रहा था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लुई फिलिप 1800 फ्रांसीसी क्रांति के लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। लुई फिलिप कैसा था? एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत महत्वाकांक्षी था। लुई फिलिप क्या था? लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत महत्वाकांक्षी था। यहां से इसको याद रखिएगा, लुई फिलिप क्या था? इसको हटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ देखिए, लुई फिलिप क्या था? एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत महत्वाकांक्षी था। ठीक है, यहाँ उसने अपने विरोधियों को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए एक नीति लेके आता है। क्या लाता है? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति लेके आता है, ठीक है। और कट्टर प्रतिक्रियावादी, घोर कट्टर प्रतिक्रियावादी किसको? गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसको? गीजो को। गीजो ऐसा आदमी था देश के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। मतलब गीजो नहीं चाहता था कि हमारे देश में कोई सुधार हो, नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है। सुधारक विरुद्ध। लुई फिलिप ने केवल पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया। किसको रखा अपने साथ? केवल पूंजीपति वर्ग के लोगों को रखना अपने साथ पसंद किया, जो अल्प मत में थे। कैसे थे वो? अल्प मत में थे, ठीक है। जिनकी आम जनता की भलाई में कोई रुचि नहीं थी, जिनको आम जनता की भलाई में। अब देखो बाबू, हम यहाँ पे नेता बना कर उसको भेज देंगे जो हम लोग के लिए काम नहीं करेगा, तो उसको हटा देंगे, अगला बार हटा देंगे ना। हाँ, तो हटा देंगे। तो वैसे मतलब काम ही नहीं कर रहा था, वैसे लोगों को अपने साथ रखना पसंद किया, ठीक है। इस कारण देश में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ने लगी। बेरोजगारी भुखमरी तो बढ़ेगा ही, क्योंकि राजा जब जनता के लिए काम नहीं करेगा तो वहां बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। हाँ सर। जब सुधरवादियों ने 22 फरवरी 1848 को 22 फरवरी 1848 को पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है, एक विशाल भोज का आयोजन किया, ठीक है, तथा जगह जगह अवरोध लगाए, जगह जगह अवरोध लगाए, जिसके कारण लुई फिलिप तथा रोड पर काची हुआ, रोड पर, सड़कों पर आंदोलन किया, जिसके कारण लुई फिलिप काची करा। लुई फिलिप 24 फरवरी 1848 को राजगद्दी छोड़कर कहां भाग गया? अपना सिंहासन त्यागना पड़ा और वह भागकर इंग्लैंड चला गया। कहां चला गया? इंग्लैंड, ठीक है। और इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया और गणतंत्र की स्थापना हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोग देख लिए हैं पूरा, ठीक ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर नंबर 1 था। अब मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। जब तक के लिए आप इसको मतलब याद कीजिएगा। और ये पीडीएफ चाहिए, देखो ये सब पीडीएफ चाहिए यदि आपको ये सब, तो आप मेरे पास मतलब ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप का नंबर आपको दे देते हैं, ठीक है। लिख लीजिए ग्रुप का नंबर 62 063 95 808, ठीक है। इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का भी ग्रुप है, उसमें भी जोड़ देंगे। चलिए आप देखो बाबू, इसमें आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना है, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा लेक्चर। ऐसा लेक्चर आपको और चाहिए तो आपके लिए मैं मेहनत करूंगा, ठीक है। और नहीं चाहिए तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। ठीक है ना। अपना टारगेट याद रखिएगा, ठीक है। क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अच्छा लगा एकदम से, ठीक है। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा, अच्छा लगा सर, ठीक है। अच्छा लगा सर, कमेंट करके जाइएगा ताकि हमको भी मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए मेहनत करूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।